Amen. Hello, everyone. Today, we are going to discuss Semester 3 Civil Engineering AWAS Introduction to Civil Engineering. नमस्कार। सोचिए, हर बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट असल में दो नक्शों पर बनता है। एक तो वो है जिसे हम सब देख सकते हैं, मतलब स्टील और कंक्रीट का ब्लूप्रिंट, और एक दूसरा भी है जो अदृश्य है। ये कानूनों, नियमों और नैतिकता का एक पूरा जाल है। आज हम इसी अदृश्य नक्शे की परतों को खोलेंगे, जो किसी भी मजबूत से मजबूत नींव से भी कहीं ज्यादा गहरा होता है। मजेदार सवाल है ना? कहाँ एक तरफ इंजीनियरिंग का कमाल और कहाँ दूसरी तरफ संगीत की एक धुन। भला इनका आपस में क्या लेना देना हो सकता है? लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल कानूनी आइडिया में छिपा है। एक ऐसा आइडिया जो हर तरह की क्रिएटिविटी और नए विचारों की हिफाजत करता है। अपने प्रोजेक्ट के इस अदृश्य खाके को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। हमारी ये यात्रा एक अनोखे आइडिया के जन्म से शुरू होगी और एक ऐसी इमारत के बनने पर खत्म होगी जो पूरी ईमानदारी और नियमों के साथ खड़ी हो। तो तैयार हैं इस अदृश्य दुनिया में गोता लगाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। मान लेते हैं कि हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एक बिल्कुल नया, एक शानदार डिज़ाइन तैयार हुआ है। लेकिन इस डिज़ाइन को किसी को भी बताने से पहले उसे सुरक्षित करना, उसे प्रोटेक्ट करना सबसे ज़रूरी है। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो ये बौद्धिक संपदा, या जिसे हम आईपी कहते हैं, आखिर है क्या? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। ये विचारों पर कानूनी मालिकाना हक है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ज़मीन या घर पर होता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन इसकी कीमत करोड़ों में बल्कि अरबों में भी हो सकती है। आईपी को समझने के लिए इसे एक इंजीनियर के टूल बॉक्स की तरह सोचना सबसे अच्छा है। पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उस टूल बॉक्स के अलग अलग औजार हैं। हर एक का अपना खास काम है। जैसे पेटेंट हमारे मेट्रो के नए एनर्जी सेविंग वेंटिलेशन सिस्टम को बचाएगा, ट्रेडमार्क उसके लोगों की पहचान बनाएगा, और कॉपीराइट उसके ब्लूप्रिंट्स और कला को किसी और के कॉपी करने से सुरक्षित रखेगा। असल में आईपी कानून एक तरह का सौदा है। देखिए, बनाने वाले को कुछ समय के लिए अपने आविष्कार पर पूरा कंट्रोल मिलता है, और बदले में उस समय के बाद वो आविष्कार समाज के भले के लिए पब्लिक हो जाता है। ये नए आइडिया को बढ़ावा देने और ज्ञान को सबके लिए खुला रखने के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस है। तो फिर सोचिए, किसी आविष्कार पर ये टेम्परेरी मोनोपोली देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा डिजाइन अब पूरी तरह सुरक्षित है। अब वक्त है इसे हकीकत में बदलने वाली टीमों को काम पर लगाने का। और इसके लिए हमें चाहिए एक मजबूत और बिल्कुल साफ सुथरा अनुबंध, यानी कॉन्ट्रैक्ट। ये आपसी सहयोग का कानूनी नक्शा तैयार करता है। एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट को एक 3 पैरों वाले स्टूल की तरह समझिए। ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, ये उसके 3 पैर हैं। अगर इनमें से एक भी पैर गायब हुआ ना, तो समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट कानूनी तौर पर टिक नहीं पाएगा और धड़ाम से गिर जाएगा। इसी से जुड़ा है मिरर इमेज रूल। इसका मतलब सीधा सा है कि स्वीकृति प्रस्ताव की हूबहू नकल होनी चाहिए। जैसे शीशे में अक्स दिखता है ना, बिल्कुल वैसा। मान लीजिए मैंने 100 रुपए में पेन बेचने का प्रस्ताव दिया और सामने वाला कहता है मैं 90 में खरीदूंगा, तो ये स्वीकृति नहीं है, ये तो एक नया प्रस्ताव बन गया। इसे ऐसे समझिए, अनुबंध की कंडीशन किसी बिल्डिंग की नींव की तरह है। अगर वो टूट गई तो पूरी इमारत ढह सकती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। वहीं वारंटी एक खिड़की की तरह है। अगर वो टूट जाए तो आप हर्जाना लेकर उसे ठीक करवा सकते हैं। पूरी इमारत गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमें याद दिलाता है कि एक अनुबंध के वैध होने के लिए स्वीकृति को प्रस्ताव के संबंध में कैसा होना चाहिए। अब हम प्रोजेक्ट के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, यानी कंस्ट्रक्शन के फेज में। यहां हर काम, हर एक ईंट नियमों की एक मोटी किताब के अनुसार लगनी चाहिए, ताकि हर कोई हर हाल में सुरक्षित रहे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड साइट पर मौजूद हर इंजीनियर के लिए एक गाइडबुक की तरह है। ये सुरक्षा के बड़े बड़े सिद्धांतों को जमीन पर उतारकर ठोस, मापने लायक एक्शन में बदल देती है। ये साफ साफ बताती है कि असल में करना क्या है। 120 मिनट, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच का फासला हो सकता है। सोचकर देखिए, किसी बिल्डिंग में आग लगी है। ये नियम ये तय करता है कि फायर डोर्स आग और धुएं को पूरे 2 घंटे तक रोक कर रखेंगे। ये 2 घंटे लोगों को बाहर निकलने का कीमती वक्त देते हैं। 1.25 मीटर, ये कोई अंदाजे से तय की गई चौड़ाई नहीं है, ये इंसानी बर्ताव और भीड़ की साइकोलॉजी पर हुई कई स्टडी का नतीजा है।
इमरजेंसी में भगदड़ मच सकती है। ये न्यूनतम चौड़ाई ये पक्का करती है कि लोग बिना एक दूसरे से टकराए या गिरे तेजी से और सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सकें। और 25 पास्कल, ये हवा के एक मामूली से दबाव की तरह लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। असल में यह हवा की एक अदृश्य दीवार बना देता है जो जहरीले धुएं को सीढ़ियों और भागने के रास्तों में घुसने से रोकता है। तो इन सुरक्षा नियमों को देखते हुए आग के फैलाव को रोकने के लिए एक सीढ़ी के दरवाजे का जरूरी प्रतिरोध समय क्या है? देखिए, बेहतरीन से बेहतरीन प्लानिंग के बाद भी कभी-कभी मतभेद हो ही जाते हैं। ये सच्चाई है। यह हिस्सा हमें बताता है कि कैसे इन मतभेदों को सुलझाया जाए, निष्पक्ष तरीके से, कुशलता से और हाँ, बिना सालों तक कोर्ट के चक्कर काटे। विवाद सुलझाने के ये 3 तरीके मदद के 3 अलग-अलग लेवल की तरह हैं। मीडिएटर एक गाइड की तरह बस रास्ता दिखाता है, कंसिलिएटर एक सलाहकार की तरह सलाह भी देता है और आर्बिट्रेटर वो एक निजी जज की तरह फैसला सुनाता है। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी न्याय को बदल रही है, इसे हर किसी के लिए तेज, सस्ता और बहुत ज्यादा आसान बना रही है। तो इन सभी तरीकों में से कौन सा विवाद समाधान तरीका कानूनी रूप से बाध्यकारी फैसले पर खत्म होता है? चलिए अब अपने अदृश्य खाके के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। यह हिस्सा कानून की मोटी-मोटी किताबों में नहीं, बल्कि एक इंजीनियर के चरित्र और उसके सिद्धांतों में लिखा होता है। इसे ऐसे समझिए कि क्रिकेट मैच का अंपायर किसी एक टीम पर सट्टा भी लगा दे। अब क्या होगा? अब उसके किसी भी फैसले पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका निजी फायदा दांव पे लगा है। बस इसी को कहते हैं हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक इंजीनियर की ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। यही वो पल है जब उसे कंपनी के प्रति वफादारी और समाज के प्रति अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी के बीच किसी एक को चुनना होता है। यह फैसला बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन यही एक इंजीनियर के किरदार को, उसके कैरेक्टर को परिभाषित करता है। ये कदम सही काम करने का एक जिम्मेदार रास्ता दिखाते हैं, ताकि पेशेवर जोखिम कम से कम हो। और ऐसी नैतिक दुविधाओं की जड़ में अक्सर वही स्थिति होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जब किसी पेशेवर की निजी हित उनके कर्तव्यों के आड़े आ सकते हैं। तो हमने एक विचार के जन्म से लेकर उसे आईपी से सुरक्षित करने, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए टीमें बनाने, नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार निर्माण करने, विवादों को सुलझाने और आखिर में एक इंजीनियर की नैतिक जिम्मेदारी के साथ काम पूरा करने तक का पूरा सफर देखा। यही है हमारा अदृश्य खाका। इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। देखिए, स्टील और कंक्रीट के बिना कोई इमारत नहीं बन सकती, ये सच है। लेकिन कानूनों, नियमों और सबसे बढ़कर ईमानदारी के उस अदृश्य खाके के बिना कोई भी इमारत लंबे समय तक टिक नहीं सकती। भविष्य के स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाने के लिए इस अदृश्य खाके को समझना बेहद जरूरी है। यही वो ज्ञान है जो न केवल एक अच्छा इंजीनियर बनाता है, बल्कि एक महान इंजीनियर बनाता है। एक ऐसा इंजीनियर जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर दुनिया का निर्माण करता है।